Friction. Friction is a force that opposes the motion of moving objects. एक ऐसी फोर्स जो मोशन को अपोज करे, कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसको अपोज करे, उसको मूव ना होने दे, या अगर मूव हो रही है तो उसको अपोज करती जाए कि किसी तरह वो रुक जाए. That opposing force is known as friction. मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हम डेली रूटीन में देखते हैं कि अगर हम उनको बाय फोर्स स्टॉप ना कराएं तो तब भी वो स्टॉप हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कोई अपोजिट फोर्स उसको लग रही है जिस वजह से वो स्टॉप हो रहे हैं. बॉल को रोल कराएं ग्राउंड पे तो कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी कुछ डिस्टेंस कवर करके. हमने उसको अपने हाथ से स्टॉप नहीं किया, कोई और फोर्स नहीं हमने अप्लाई की, लेकिन वो स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है जिस वजह से वो स्टॉप हुई है. That opposite force or the opposing force that comes in opposite direction to the motion of a body is called as the friction force. फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन होगा. फ्रिक्शन फोर्स कब आती है? जैसे ही कोई बॉडी मूव करे, जैसे ही उसको हम पुश करें या पुल करें, मूव करें या ना करें, उस किसी भी बॉडी को हमने पुश किया है या पुल किया है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स आना शुरू हो जाएगी. जब तक वो बॉडी मूव नहीं हुई हमारी फोर्स अप्लाई करने तक, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है जो उसको मूव नहीं होने दे रही. और अगर मूव कर जाती है बॉडी तो तब भी फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट है, लेकिन अब उसकी वैल्यू कम है और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे किसी भी ऑब्जेक्ट पे उस टाइम पे उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज़ के बीच में होगी. जैसे ये एक बाइसाइकिल है, इसका टायर रोड के साथ टच कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी बिटवीन टायर एंड द रोड. जो बाइसाइकिलिस्ट है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है पैडल पे और बाइसाइकिल फॉरवर्ड मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे. इसकी मोशन ग्राउंड पे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है? ये व्हील के साथ जो इसका टायर है वो टच कर रहा है पोर्शन रोड को. तो अगर हम इस फोर्स को ग्राउंड पे टच करें, ग्राउंड पे लेके आएँ कि व्हील पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो साइकिल को आगे मूव करा रही है, तो अपोजिंग फोर्स जो इसके ऑपोजिट फोर्स होगी जो इस व्हील को स्टॉप कराएगी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स. इसी तरह इस शूज़ के और ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी जो हमारी मोशन को अपोज करेगी और हमें स्लिप होने से बचाएगी. इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज, डिफरेंट फैक्टर्स पे ये फोर्स डिपेंड करती है. फर्स्ट फैक्टर है उसका नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ये दोनों सरफेसेस की नेचर कैसी है? दोनों स्मूथ हैं, दोनों रफ हैं, वन ऑफ देम इज़ स्मूथ और वन ऑफ देम इज़ रब. दोनों स्टील की हैं, प्लेन हैं, या दोनों किसी रबर मटेरियल की हैं जो रब होता है. तो इन दोनों केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगी. नेचर क्या है, मटेरियल क्या है, ये पहला फैक्टर है. और सेकंड फैक्टर क्या है? एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम. इन दो बॉडीज़ के बीच में प्रेसिंग फोर्स कितनी आ रही है? अपने फीट से ये एथलीट्स जो है ये अगर ग्राउंड को पुश कर रहे हैं तो इसकी प्रेसिंग फोर्स है. प्रेसिंग फोर्स कितनी ज़्यादा है या कम है? और सेकंड चीज़ ये कि मटेरियल कौन सा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल के, इन दो चीज़ों पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करती है. जितनी स्मूथ सरफेस होगी, प्लेन सरफेस होगी, उतनी फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, और जितनी रफ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी. बॉल की ही एग्जांपल लें, आप उसको स्मूथ सरफेस पे रोल कराएं, एक स्टील की प्लेट हो उस पर आप उसको रोटेट कराएं, मूव कराएं, और दूसरी एक ग्राउंड है जो रफ सरफेस है उस पर मूव कराएं, तो ग्राउंड पे जो बॉल रोल कराई है वो जल्दी स्टॉप करेगी. इसका मतलब ये है कि ग्राउंड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस, और जो स्टील प्लेट पे मूव कराई है उसमें फ्रिक्शन कम होगी. अगर वो देर से रुक रही है इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो जो स्मूथ सरफेस होगी वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी.
एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है, रब योर पाम और डिफरेंट सरफेसेस सच एज टेबल, कारपेट, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, ब्रिक। इन डिफरेंट सरफेसेस पे अगर अपना आप पाम रब करें तो आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी। वो फीलिंग क्या होगी? यू विल फाइंड स्मूदर इज द सरफेस, ईजियर इट इज़ टू मूव ओवर द सरफेस। जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना उस सरफेस के ऊपर मूव करना, अपने पाम को रब कराना इजी होगा। इसी तरह उसी पाम से जितनी हम फोर्स ज़्यादा करें, जितना उसको हार्ड प्रेस करें, उतना डिफ़िकल्ट होगा कि उस पाम को हम मूव करा सकें। और जितना लूज़ उस फोर्स को हम उस पाम को प्रेस करेंगे, जितनी हमारी प्रेसिंग फोर्स कम होगी, हम उतना इजीली पाम को मूव करा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी, जितनी रफ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। इसी तरह प्रेसिंग फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी, प्रेसिंग फोर्स जितनी कम होगी उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स कम होगी। व्हाट आर द रीज़न ऑफ फ्रिक्शन? कॉजेज़ क्या हैं? फ्रिक्शन किस वजह से आती है? कोई भी सरफेस ले लें जिसको हम स्मूथ कहें तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मूथ नहीं होगी। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, इसके अंदर कोई रफ सरफेसेस नहीं है, कोई बम्प्स नहीं है इसके अंदर। ऐसी कोई सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती। ये हो सकता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते परफेक्टली स्मूथ है, इसके अंदर कोई रफ सरफेसेस नहीं है। A surface that appears smooth has bits and bumps that can be seen under microscope। जिस सरफेस को हम स्मूथ समझ रहे हैं, अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसके अंदर हमें रफ सरफेसेस नज़र आएंगी, पिट्स एंड बम्प्स ऊंची नीचे जगह हमें नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास एक फिगर है, दो ब्लॉक्स हैं जो आपस में इन कांटेक्ट हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये यहाँ पे दोनों एक ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वैसे देखने से हमें ये सरफेस हो सकता है स्मूथ नज़र आ रही हो कि हमने दो स्मूथ सरफेसेस को आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ है। थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें रफ नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीफाइड व्यू देखें तो ये इतने इसके अंदर बम्प्स हैं कि ये हमें अब रफ सरफेस से ही फील हो रही है। इसका मतलब ये है कोई भी सरफेस स्मूथ हम ले लें, इस साइड से अगर हमें स्मूथ लग रही है तो हम इस साइड को भी अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें इसी तरीके से उसके अंदर ऊंची नीचे जगह नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रफ सरफेसेस हैं। तो जो सरफेस रफ होगी वहाँ पे फ्रिक्शन आती है। अगर कोई सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो, जो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ऐसी सरफेस ही कोई नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन एवर देयर इज़ अ मोशन और व्हेन एवर सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब ये तो हमें ये पता चल गया कि रफ सरफेसेस होती हैं, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। अब वो रफ सरफेसेस क्या करती हैं कि जैसे अभी यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करें तो ये दो जो पीक पॉइंट्स हैं ये आपस में जॉइंट हुए हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है थोड़ी सी सरफेसेस मूव करें तो ये पॉइंट इस पॉइंट के अंदर आ जाए और ये दोनों टाइट हो जाएं और इनके मोशन जो है वो स्लो हो जाए। इन जॉइंट्स को हम कोल्ड वेल्ड कहते हैं। वेल्ड की तरह ये दोनों पॉइंट्स आपस में ये रफ सरफेसेस जुड़ जाती हैं, तो इन जॉइंट्स को हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड। तो जिस जगह पे वेल्ड हो उसको ब्रेक करना पड़ता है, तब उधर मोशन आती है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोशन डिफ़िकल्ट हो रही होती है। जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उतना ये वेल्ड जो है ये ज़्यादा मजबूत बना हुआ होगा और उतना डिफ़िकल्ट होगा हम उस वेल्ड को ब्रेक कर सकें। These cold welds resist the surfaces from sliding over each other। यही cold welds जो हैं इन दो surfaces को एक दूसरे पे स्लाइड होने से रोकते हैं। Adding weight over the upper block increases the force। एक तो ये रफ सरफेस हमने नेचर की बात डिस्कस कर ली। अब इसी तरह अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर वेट बढ़ाते जाएं, मीन्स हम प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा करते जाएं। इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, उतना इनका वेल्ड जो है वो टाइट हो जाएगा। Thus, greater is the pressing force, greater will be the friction between the sliding surfaces। दो surfaces जो स्लाइड कर रही हैं उनके दरमियान में जितनी pressing force ज़्यादा होगी उतनी ही force of friction भी ज़्यादा होगी। If there is a question what is cold weld, इसकी proper definition अगर आप देखना चाहें
तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। टू कॉन्टेक्टिंग सरफेसेज स्टिक विद ईच अदर, देयर पार्टिकल्स एट माइक्रो लेवल ज्वाइंट टू फॉर्म अ वेल्ड कॉल्ड कोल्ड वेल्ड। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दो कॉन्टेक्टिंग सरफेसेज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ऐसे वेल्ड को हम कोल्ड वेल्ड कहते हैं। इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, वियर एंड टियर। ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करती हैं, फ्रिक्शन फोर्स को। वियर एंड टियर मींस कि जब ये वेल्ड का जॉइंट जब हम ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी मटेरियल है वो ब्रेक होता है, उसमें वियर एंड टियर आती है, तोड़ फोड़ आप इसको कह सकते हैं। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी वहाँ पे वियर एंड टियर हो रही होगी। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रफ सरफेसेस थी, इसलिए इसकी वियर एंड टियर भी जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगी। लेकिन जब टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर जाएगा तो ये जो वियर एंड टियर है ये बढ़ती जाएगी और फिर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर निकल आएंगे और हमें ये वैसे भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। यही रीज़न है कि आपको दो स्लाइडिंग सरफेसेस कुछ अरसे के बाद रफ़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं अगर वो कंटिन्यूसली स्लाइड करती रहें। उसमें कंटिन्यूसली कोल्ड वेल्ड बन रहे होते हैं और ब्रेक हो रहे होते हैं और इसी वजह से वहाँ पे वियर एंड टियर हो रही होती है। पुशिंग द अपोजिट वॉल्स बाय पाम एंड फिट इंक्रीजेज फ्रिक्शन। अगर हम इस तरीके से प्रेसिंग फोर्स अपनी ज़्यादा करें पाम से और अपने फीट से तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो हम मूव नहीं कर सकेंगे, स्लाइड नहीं कर सकेंगे, तो इजीली हम इन दोनों वॉल्स पे ऊपर मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकली हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन में जो टर्म यूज़ हो रही हैं उसमें एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए हम पहले इनको डिफ़ाइन करें कि ये चीज़ें क्या हैं, ये टर्म्स क्या चीज़ हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट पे है उसको मूव करने के लिए जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है फ्रिक्शन फोर्स उसके इक्वल होती है। लेकिन यानी कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, जिस फोर्स से हमारी बॉडी मूव करना शुरू कर गई है, हमने एक ब्लॉक रखा हुआ था, यही ऊपर वाला आप ब्लॉक ले लें, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे अपने हैंड से, कुछ देर तक फोर्स लगाते रहे, ये मूव नहीं किया और फिर हम फोर्स इंक्रीज करते गए। एक टाइम आएगा जब ये मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये मूव करना शुरू कर दे उस टाइम पे जितनी हमने फोर्स एक्सर्ट की थी वो फोर्स हमारी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा अगर हो तो ये ब्लॉक फिर भी मूव नहीं करेगा हमारी अप्लाइड फोर्स से। मोशन कब आएगी, एक्सेलरेशन कब आएगा, जब अप्लाइड फोर्स आएगी। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स तभी आएगी जिस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स से, या नेट फोर्स की अगर आप बात करें, नेट फोर्स तब आएगी जब हमारी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, या इन दोनों में से जो भी फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी उसका इफेक्ट हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। Friction is equal to the applied force that tends to move a body at rest. रेस्ट कंडीशन में जिस टाइम पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे उस वक्त जितनी हमारी अप्लाइड फोर्स होगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स उसके इक्वल होगी। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इंक्रीज करेगी, लेकिन कब तक, जब तक बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं कर देती। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। ये फ्रिक्शन फोर्स किसी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करेगी और उसके बाद फर्दर ये इंक्रीज नहीं करेगी। It does not increase beyond this. The maximum value of the friction is known as the force of limiting friction. फ्रिक्शन फोर्स की वो लिमिटिंग वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे फर्दर ये वैल्यू इंक्रीज नहीं करती, दैट फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, द प्रेसिंग फोर्स। It depends on the pressing force between the two surfaces in contact. ये नॉर्मल रिएक्शन यानी कि प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की रेशो किसके साथ, एंड द नॉर्मल रिएक्शन जो प्रेसिंग फोर्स है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इज़ कांस्टेंट। अगर हम रेशो लें फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस की
with normal reaction R, it will always be constant. This constant is called as the coefficient of friction. Coefficient of friction क्या चीज़ है? It is a ratio between the force of limiting friction and the pressing force, the reaction force R, and it is represented by mu. जो हमने माइक्रो के लिए सिंबल पढ़ा था, ग्रीक लेटर है, इसको हम म्यू कहते हैं, MEU. ये किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन R. यहाँ से हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करना चाहें, वी कैन राइट इट एज Fs इज इक्वल टू म्यू R. ये R है रिएक्शन फोर्स या प्रेसिंग फोर्स. प्रेसिंग फोर्स कितनी है? वेट के इक्वल है. अगर हम ये केस लें जिसमें दो ब्लॉक्स थे, ये जो ब्लॉक ऊपर है ये प्रेस कर रहा है निचले ब्लॉक को ड्यू टू इट्स ऑन वेट. प्रेसिंग फोर्स हमारी R जो है वेट के इक्वल है, एंड वी नो वेट इज इक्वल टू mg. ये हमने मैस और वेट के जो डिफरेंसेस पढ़े थे उसमें रिलेशन पढ़ा था, W इज इक्वल टू mg. सो R विल बी इक्वल टू mg. इस R को हम पुट करें यहाँ पे, वी गेट Fs इज इक्वल टू म्यू mg. ये हमारा रिलेशन है टू फाइंड द कोफिशिएंट, टू फाइंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये मैस है ब्लॉक का. अगर हम ब्लॉक की एग्जांपल कंसीडर करें, ये वैल्यू ऑफ g है, इट्स 10, और ये म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. जैसे आपको राइट साइड पे टेबल में दिया हुआ है कि अगर दोनों सरफेसेस ग्लास की हैं, ये ब्लॉक भी ग्लास का है और ये ऊपर वाला ब्लॉक भी ग्लास का है, तो इनके दरमियान में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ये हमने पढ़ लिया, ये हमेशा कांस्टेंट होगा. इसका मतलब है ग्लास और ग्लास के दरमियान में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो हम वैल्यू टेबल से लेंगे, इट्स 0.9. तो 0.9 यहाँ पे पुट करें और जो भी मैसेज हैं वो हम पुट करें, तो हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं. ग्लास अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उस टाइम पे उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी लेस. 0.5 से लेके 0.7 तक वैल्यू है. आइस अगर वुड के ऊपर स्लाइड करे या वुड आइस के ऊपर स्लाइड करे तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.05. इसमें टायर एंड रोड ड्राई, ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है कि एक व्हील है, एक टायर है, जो रोड ड्राई है उसके ऊपर रोटेट कर रहा है. एक टायर रोटेट करता हुआ ड्राई रोड पे जा रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है. और अगर वही टायर एक वेट रोड पे रोल करता हुआ जाए तो उस टाइम पे उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है. इसका मतलब ये है कि सरफेस अगर वेट हो गई है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने से क्या हुआ? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगी. वो लिमिट कम हो गई है, वो मैक्सिमम फोर्स कम हो गई है जो अपोज कर रही थी. वो अपोज क्यों हुई है और वो कम क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास सरफेस जो थी उसकी नेचर चेंज हो गई है. वेट होने से स्मूथनेस ज़्यादा आ जाती है, इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा. इसमें से जो दो मैन आपके याद करने वाले हैं, दीज आर टायर एंड रोड ऑन ड्राई एंड टायर एंड रोड वेट. अब जितनी हमने फ्रिक्शन की डिस्कशन की है कि फ्रिक्शन ये मोशन को अपोज करती है और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करती है. ये फ्रिक्शन हमें ज़रूरत होती है या नहीं होती? इसका आंसर ये है कि सम टाइम्स हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और सम टाइम्स हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो. वो कैसे है कि एक गाड़ी अगर मूव कर रही है, रोड पे जा रही है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ी फोर्स में, कम फोर्स में इजीली अपनी व्हीकल जो है मूव करा लें. वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो तो तब वो इजीली मूव होगी. उसको अपोज करने वाली चीज़ कम होगी तो वो व्हीकल इजीली मूव करेगी. तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो हमारे लिए व्हीकल को मूव करना ईजी होगा. लेकिन वही व्हीकल अगर मूव कर रही है और हम उसको स्टॉप कराना चाहते हैं तो स्टॉप चीज़ तब करेगी जब उधर फ्रिक्शन आएगी ज़्यादा. तो जब हम ब्रेक अप्लाई करें, ब्रेक को प्रेस करें, तो हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी? यहाँ पे फ़ौरन से फ्रिक्शन फोर्स आ जाए और हमारी व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाए. इट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स हमें समटाइम्स चाहिए और समटाइम्स नहीं चाहिए. ये 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि फ्रिक्शन हमें कब ज़रूरत होती है. फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड. हमें ग्राउंड पे चलने के लिए भी फ्रिक्शन फोर्स चाहिए. अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, अपोजिंग फोर्स कोई भी ना हो,
तो हम जैसे ही ग्राउंड पे अपना पाँव रखें तो वो स्लिप कर जाएगा, हम उधर चल नहीं सकेंगे। पाँव से हम फोर्स अप्लाई करना चाहेंगे कि आगे मूव करें, वो पाँव स्लिप कर जाएगा तो हम मूव नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ग्राउंड पे चलने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो कि हम उसको ओवरकम कर ही ना सकें तो हम मूव भी नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें लिमिट्स के अंदर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए कि हम मूव भी कर लें, स्लिप ना करें, और इतनी ज़्यादा भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा उसको फोर्स अप्लाई करनी पड़े ओवरकम करने के लिए। इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। अभी हमने देख लिया कि जो वेट सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम आएगी, अपोजिंग फोर्स हमें कम मिल रही होगी, तो वहाँ पे स्लिपिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। उन्होंने हाई स्पीड के साथ दौड़ना होता है, इसलिए उनके स्पेशल शूज़ होते हैं ताकि उनकी ग्राउंड ग्रिप जो है वो सही हो। ग्राउंड ग्रिप से क्या मतलब है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे ताकि ज़्यादा आ जाए, उनको स्लिपेज का चांस जो है वो कम हो जाए। सच शूज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट। What will you do to stop a bicycle? We will apply brakes. अब ब्रेक्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही होगी, ब्रेक पैड जो प्रेस होते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है, तभी हम उसकी वजह से अपने व्हीकल को स्टॉप करा सकते हैं। Which shoe offer less friction? यहाँ पर दो शूज़ हैं, एक फ्लैट है और दूसरा रफ़ है, इसका सोल रफ़ शेप में है और दूसरा बिल्कुल फ्लैट है, स्मूथ है। इन दोनों में से कौन सा शू जो है इसके फ्रिक्शन फोर्स उसके अंदर कम आएगी, जो स्मूथ सरफेस है उसकी फ्रिक्शन फोर्स कम होती है। सो द फ्लैट शूज विल ऑफर लेस फ्रिक्शन। विच शूज इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक? ड्राई ट्रैक पे वॉक करने के लिए कौन सा शूज़ बेहतर है? दोनों बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों में से फ्लैट को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि ड्राई ट्रैक पे हमें स्लिपेज का चांस कम है, तो हम उधर से हमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ड्राई फोर्स की फ्रिक्शन फोर्स वैसे ही ज़्यादा है, तो हम फ्लैट शूज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। विच शूज़ इज़ बेटर फॉर जॉगिंग? वहाँ पे हमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमें रफ़ शू चाहिए होगा जो फ्लैट नहीं है। विच सोल विल वियर आउट अर्ली? कौन सा सोल जल्दी वियर आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा? जो रफ़ सरफेसेस होती हैं उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा है, क्योंकि कोल्ड वेल्ट जो हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और उन ब्रेकेज की वजह से वहाँ पे वियर एंड टियर हो रही होती है। सो द रफ शूज़ और द शूज़ विच इज़ नॉट फ्लैट विल वेयर आउट अर्ली। फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं, वन इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन एंड द अदर इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अभी जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन आ रही है वो रोलिंग फ्रिक्शन की है। ये व्हील या डिस्क जो है, या व्हील की अगर हम एग्जांपल लें तो वो इस रोड के ऊपर, सरफेस के ऊपर रोल करती है, ये स्लाइड करती हुई नहीं जा रही होती। व्हील कभी भी स्लाइड नहीं करता, अगर स्लाइड करेगा तो वहाँ पे स्किडिंग होगी। तो जब स्लाइडिंग नहीं है, रोलिंग है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नहीं है, उधर रोलिंग फ्रिक्शन आएगी। Wheel is one of the most important inventions in the history of mankind. The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than to slide. Wheel रोल करता है, स्लाइड नहीं करता, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है। जितनी हमारी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, हैवी लोड्स हैं, वो इजीली दूसरी जगह पे कैसे चले जाते हैं कि इस व्हील की वजह से जो इसकी इन्वेंशन थी कि इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो गई है, रोलिंग फ्रिक्शन आ गई है, जिसकी वजह से इजीली चीज़ें मूव कर सकती हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे डिस्कस की है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा इससे कम होती है। व्हाट्स द रीज़न? अगर हम इन एरियाज़ को देखें जिस एरिया पे ये टच कर रही हैं ये दोनों सरफेसेस, तो यहाँ पर ये कोल्ड वेल्ट्स थोड़े से फॉर्म हो रहे हैं जिसको ब्रेक करना है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये स्लाइड नहीं कर रहे कि वो वेल्ट ब्रेक हों। अगर ये स्लाइड करता है व्हील तो उस टाइम पे वेल्ट्स ब्रेक होने थे और फ्रिक्शन इंक्रीज करती। ये ब्रेक किए बगैर ही व्हील या जो भी डिस्क है ये आगे मूव कर जाएगी। तो जब हमें ब्रेक नहीं करना, ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, तो वो फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगी। रोलिंग फ्रिक्शन विल बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
When the axle of a wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provides a reaction force. जब एक्सेल को पुश किया जाता है या इंजन फोर्स एक्सर्ट करता है, व्हील मूव करता है, तो वहाँ पर रिएक्शन फोर्स आती है. द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द व्हील इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स आएगी, उस पॉइंट के ऊपर आएगी रिएक्शन फोर्स जहाँ पे दोनों कांटेक्ट में. ऑपोजिट तो रिएक्शन फोर्स होगी, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ी है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी. द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स. व्हील रोल करता है विदाउट रप्चरिंग. कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक नहीं करता, वो सिर्फ रोल करता जाता है और कोल्ड वेल्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे होते. दैट्स वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. The fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in ball bearings. ये ball bearings जो हैं, जहाँ पे हाई स्पीड मोशन होती है, शाफ्ट्स होती हैं और वो हमने रोटेट करानी होती हैं, वहाँ पे हम बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं. रीज़न क्या है कि अगर ये दोनों सरफेसेस, ये इनर सरफेस जो इनर रिंग है और जो आउटर रिंग है, ये दोनों अगर आपस में स्लाइड करते हुए जाएं तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. हमने जब बॉल्स यूज़ की, ये बॉल्स बीच में रोटेट करेंगी. इन रोटेशन की वजह से इधर कांटेक्ट पॉइंट आएगा, कांटेक्ट जॉइंट आएगा और फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन होगी वो कम हो जाएगी. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब नहीं रही, रोलिंग फ्रिक्शन आ गई है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगी, सो वी कैन इजीली रोटेट द शाफ्ट इनसाइड दिस बेरिंग. फ्रिक्शन हमें कब कब चाहिए? फ्रिक्शन इज डिजायरेबल. द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ इट देयर would be no friction between the wheel and the ground. अगर फ्रिक्शन ना हो रोड और ग्राउंड के बीच में, जो ग्राउंड है और व्हील है, रोड और व्हील के बीच में, तो ये व्हील रोटेट नहीं कर सकेगा. रोटेशन के लिए भी फ्रिक्शन फोर्स चाहिए. अगर स्मूथ सरफेस है और ये व्हील जो है रोटेट करने के लिए हम इसको फोर्स लगाएं, ये स्लिप कर जाए तो इसी जगह पे स्किड कर जाएगा या स्लिप करता जाएगा, ये रोटेट करके आगे मूव नहीं कर सकेगा. Thus, friction is desirable for wheels to roll over the surface. It is dangerous to drive on a wet road because the friction between the road and the tires is very small. Wet road पे अभी हमने देखा है कि जब wet surface आ गई है तो friction force वहाँ पे कम हो गई है. जब friction force कम हो गई है तो वहाँ पे slippage के chances जो हैं वो ज़्यादा हो गए. इसी वजह से जो wet road होती हैं वहाँ पे हम speed slow रखते हैं कि वहाँ पे friction कम है तो the vehicle can slip out. This increases the chances of slipping the tire from the road. The threading on the tires is designed to increase friction. जो इस टायर के ऊपर थ्रेड जो डिज़ाइन किए गए, ये फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए ही किए गए कि अगर वेट सरफेस भी हो तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मिलती जाए और हम स्लिपेज से जो है वो बच सकें. A cyclist applies brakes to stop his or her bicycle. As soon as brakes are applied, the wheels stop rolling and begin to roll slide over the road. अगर एक रोटेटिंग व्हील को फ़ौरन से ब्रेक अप्लाई की जाए, इसका मतलब यह है कि हमने उसकी रोटेशन रोक दी है. जब रोटेशन रुक गई, वो कोल्ड वेल्ड जो रप्चर नहीं हो रहे थे, अब जब रोटेशन रुक गई है, रोटेट नहीं हो रही, स्लाइड हो रहे, तो उस टाइम पे ये कोल्ड वेल्ड्स अब ब्रेक होना शुरू होंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी. ये जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगी तो ये व्हील स्लाइड करना शुरू कर देगा, स्किड करना शुरू कर देगा. यही रीज़न है कि ब्रेक्स फ़ौरन से हार्ड अप्लाई नहीं की जाती कि हमें रोलिंग फ्रिक्शन भी मिलती रहे और उसके साथ साथ गाड़ी स्किड भी ना करे और स्टॉप भी कर जाए, जो हमारा फाइनल जो पर्पज़ है. सिंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर द साइकिल स्टॉप्स वेरी क्विकली. इसी फ्रिक्शन की वजह से साइकिल जो है वो स्टॉप भी कर जाएगी. दैट्स ऑल अबाउट द फ्रिक्शन. वी हैव two more questions. Quick quiz. Why is it easy to roll a cylindrical eraser on a paper sheet than to slide it? सिलेंड्रिकल इरेज़र को शीट पे रोल कराना इजी क्यों है एज़ कम्पेयर टू रोल इट? नो, इट इज़ ईजी टू रोल कराना इजी क्यों है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग? यही अभी हमने पढ़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसीलिए इसको रोल कराना इजी है. बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो द रोलिंग इज़ ईजियर देन स्लाइडिंग. डू वी रोल और स्लाइड द इरेज़र टू रिमूव द पेंसिल वर्क? अगर हमें पेंसिल वर्क रिमूव करना है तो हम इरेज़र को रोल कराएंगे या स्लाइड कराएंगे. वहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए ताकि फ्रिक्शन की वजह से वो हमारा जितना राइटिंग है वो इरेज हो सके. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसको हम स्लाइड कराएंगे बिकॉज यू नीड मोर फ्रिक्शन.
to rub the work or writing from the paper. Now we move to the exercise question number 14. Describe the two situations in which force of friction is needed. फ्रिक्शन फोर्स कब चाहिए ये भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा है. हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वेट फ्लोर पे हमें फ्रिक्शन चाहिए, और बाईसाइकिल स्टॉप कराने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा. द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स. हमें कोल्ड वेल्ड्स ब्रेक नहीं करने पड़ते रोलिंग में. दैट्स वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसी टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. वी कैन राइट ए क्वेश्चन. डिफाइन फ्रिक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. फ्रिक्शन की डेफिनेशन, इट्स एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम फैक्टर्स का बता देंगे कि 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे और प्रेसिंग फोर्स पे, और उसके एग्जांपल के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया. आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के बाद कोल्ड वेल्ड्स, इसमें हम हाईलाइट करके इसकी डेफिनेशन अलग से सेपरेट करके सेंट्रलाइज लिख लेंगे. आफ्टर दैट वी हैव मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में जो हमारी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहे हैं, इसकी डेफिनेशंस भी सेंट्रलाइज करके हम लिखेंगे, और यहाँ तक हमारी मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है टू फाइंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन.